नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो राव आईएएस है वहाँ पर जो 3 अभ्यर्थियों की आवेदकों की जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते थे उनकी जान चली गई। ये जान जिस भी कारण से गई है, क्या वो हत्या है या हादसा है? आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी एक नया और मैटर आया है जिसमें ये बताया गया है कि राव आईएएस जो है वो अपनी कुछ शर्तों के साथ जिन 3 आवेदकों की जान गई है, एस्पिरेंट्स की जो जान गई है, उनको 50-50 लाख रुपया मुआवजा देने को तैयार है। यहाँ तक कि उसके अलावा मुखर्जी नगर में जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने किया, जो अभ्यर्थियों ने किया है, उस प्रोटेस्ट के बदले में भी मुखर्जी नगर में कुछ जो संस्थान हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा उन अभ्यर्थियों को देंगे जिनकी जान जो है राव आईएएस में के बेसमेंट में डूबने से जान चली गई। आप लोग ये जान ही रहे हैं कि बेसमेंट में कोचिंग चलाई जा रही थी और उस कोचिंग संस्थान जहाँ पर चल रहा था, इसे एक तरह का बिजनेस ही कहेंगे, उसमें 3 बच्चों ने अपनी जान इसलिए खो दी क्योंकि वो जो बेसमेंट का दरवाज़ा था वो बायोमेट्रिक तरीके से खुलता था और इलेक्ट्रॉनिक गेट होने के कारण जब पानी का भराव हुआ तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट तो अपनी जान बचाकर निकल गए, लेकिन कुछ लोग अपनी जो 3 अभ्यर्थी थे वो अपनी जान इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि जब वो दरवाज़ा खुलने गए तो वो बायोमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक दरवाज़ा था जो गेट ओपन नहीं हो पाया, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर वहाँ पर पानी आ जाएगा तो सबसे पहले जो गेट है वो वर्क करना बंद कर देगा, क्योंकि पानी के कारण जो सिस्टम होता है उसका वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से 3 बच्चों की घुट घुट कर मौत हो गई और इस मौत को कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हादसा था। ये हादसा थी या हत्या था? आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे कानून में इस तरह की अव्यवस्था के लिए क्या प्रोविज़न किए गए हैं। राव आईएएस के जो मेन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे, उन पर, उस कोचिंग संस्थान पर किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है और राव आईएएस के जो वकील हैं उन्होंने क्यों कहा है कि हम मुआवजा दे देंगे, आप हमारी शर्तों को मानिए। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है राव आईएएस के इंस्टीट्यूट पर। देखिए, सबसे पहली धारा जो है वो धारा है बीएनएस की 100, जो कि पहले 299 आईपीसी की धारा थी। ये किससे संबंधित है? ये है आपराधिक मानव वध से संबंधित। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा कृत्य या कार्य किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति की जान को खतरा उत्पन्न होता है या किसी को कोई शारीरिक नुकसान हो सकता है, तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि इसके तहत जो है वो सजा का प्रावधान किया गया है। दूसरी जो धारा दर्ज की गई है वो धारा 105 दर्ज की गई है। धारा 105 में प्रोविज़न किया गया है गैर इरादतन हत्या का, मतलब ऐसा आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं है, तो इसे कहते हैं गैर इरादतन हत्या या गैर इरादतन जो मानव वध है। इसमें क्या है, कम से कम 5 साल, 10 साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान प्लस जुर्माने का प्रावधान इसमें जो है किया गया है। ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है, मतलब इसमें बेल नहीं मिल सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं बीएनएस की धारा 106 के सब क्लॉज 1, जो कि पहले आईपीसी की धारा 304 के सब क्लॉज ए में प्रोविज़न किया गया था। इसमें है लापरवाही से होने वाली मौत। अगर लापरवाही से किसी तरह की मौत होती है तो इसमें 2 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी डॉक्टर के द्वारा कोई लापरवाही से किसी की जान चली जाती है तो इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम 5 साल तक की सजा का प्रोविज़न है। तो ये कुछ धाराएं हैं जिसमें एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा धारा 115 के सब क्लॉज 2, इसको भी दर्ज ये भी लगाया गया है। साथ ही साथ 290 धारा बीएनएस की धारा
290 क्या कहता है कि कोई ऐसी निर्माणाधीन इमारत है या कोई ऐसी इमारत है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या जिसमें अगर कोई व्यवसाय वगैरह किया जाता है तो किसी की जान माल को खतरा उत्पन्न हो सकता है, उसके बाद भी ऐसी इमारत में अगर आप कार्य करते हैं तो इसमें कम से कम 6 महीने की सज़ा है और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और एक और धारा है BNS की धारा जो है 3(3) के सब क्लॉज 5 कॉमन इंटेंशन मतलब किसी एक कार्य को करने के लिए, किसी एक घटना को घटित करने के लिए अगर 3-4 लोग मिल करके उस घटना के में इन्वॉल्व रहते हैं तो ये 3/3 के सब क्लॉज 5 में ये प्रोविज़न किया गया है कॉमन इंटेंशन का। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है 115 का सब क्लॉज 2। 115 के सब क्लॉज 2 में प्रोविज़न किया गया है कि यदि जानबूझकर किसी के साथ उपहति कारित की जाती है, किसी को हर्ट किया जाता है, तो ऐसी दशा में 1 साल तक की सज़ा और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये सेक्शन जो है वो IPC के सेक्शन 323 को ही रिप्लेस करके बनाया गया है। मतलब पहले IPC का सेक्शन जो था वो 323 में उपहति कारित करने पर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान करता था, वैसे ही अब BNS की धारा जो है वो 115 के का जो सब क्लॉज 2 है उसमें ये प्रोविज़न किया गया है। तो ये कुछ धाराएं हैं जिसमें FIR राव IAS के ऊपर दर्ज की गई हैं। अब हम ये समझते हैं कि क्या ये हत्या थी या फिर हादसा था। देखिए, इसको हत्या ही कहा जाएगा, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि आपको ये पता है कि आपको ऐसा कौन सा कृत्य करना है जो कि नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपको ये पता है कि ये जो मैं बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ ये गैर कानूनी है, इलीगल है, लेकिन उसके बाद भी आप इलीगल कृत्य को करते हैं। कानून ये कहता है कि तथ्य की भूल तो क्षम्य है लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई फैक्ट भूल जाते हैं या मिस कर जाते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि कानून हमें सख्त मना करता है कि हम इस तरह का अगर कोई कृत्य करेंगे तो इससे किसी के जान माल को भारी नुकसान हो सकता है, किसी की जान तक जा सकती है। ये जानने के बाद भी अगर आप उस तरह का काम करते हैं और उसमें अगर किसी की जान चली जाए तो ये हत्या ही कहा जाएगा। अब चाहे आप इसे गैर इरादतन हत्या कहिए या आपराधिक मानव वध कहिए, तो ये जो है एक तरह से हत्या ही माना जाएगा। अब ये कंपनसेशन देने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अगर इन सारी धाराओं को देखिए और जब ये ट्रायल में प्रूफ हो जाएगा तो इसमें वो कोचिंग संस्थान के लोग तो अंदर चले जाएंगे, मतलब कम से कम उनको आजीवन कारावास तक की सज़ा होगी। फिर इनका जो करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है उसका क्या होगा, इनका जो बिजनेस चलता है उसका क्या होगा। तो इसीलिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि उक्त मामले में ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अब रही बात मुखर्जी नगर के लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं, जबकि वहाँ पर तो इस तरह की हत्या हुई नहीं है। मतलब जो बच्चों की जान गई है वो तो राजेंद्र नगर में गई है और वो राव IAS इंस्टीट्यूट में गई है, जबकि मुखर्जी नगर के अन्य IAS इंस्टीट्यूट जो है वो भी मुआवजा देने के लिए तैयार हुए हैं। आखिर क्यों? आपने देखा कि राव IAS में जहाँ घटना घटित हुई थी वहाँ पर जो बेसमेंट था उसको सीज कर दिया गया है और उसको सील करने के बाद MCD ने आगे की कार्रवाई क्या की है कि इस तरह मुखर्जी नगर में भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे उनको भी सीज करना शुरू किया गया। आपने पटना में भी सुना होगा कि पटना में भी बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थानों को सीज किया गया। उसके बाद आपने ये भी देखा कि राव IAS की तरफ से 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है उन तीनों अभ्यर्थियों के परिवार को, और साथ ही साथ अन्य मुखर्जी नगर के भी जो संस्थान है कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें से भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा है। आखिर ऐसा क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि इस तरह के सेक्शन में अगर आप एक बार अंदर जाते हैं, जो सेक्शन मैंने आपको बताया कि 105, 106 जैसे जो सेक्शंस हैं
उसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा है 105 में। तो जब आप अंदर चले जाएंगे गैर इरादतन हत्या के आरोप में, तो फिर आपका करोड़ों करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे होगा, वो जो बिज़नेस है वो आप कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए इस तरह का मुआवजा कोचिंग संस्थान जो है वो दे रही है। ये राव IAS की तरफ से है। उसके अलावा आपने देखा है कि मुखर्जी नगर में भी कुछ कोचिंग संस्थान जो है वो 10-10 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देने के लिए राजी हुए हैं। उसके पीछे भी कारण ये हो सकता है कि वहाँ पर भी बेसमेंट में क्लासेस चल रहे हैं। हालांकि वहाँ जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन होने की संभावना तो है, क्योंकि धारा BNS की धारा 290 कहती है कि अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन कोई इमारत है या कोई ऐसी इमारत है जो कि अभी बन रही है या बन चुकी है, लेकिन उसमें किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, या फिर उसमें अगर किसी तरह की लापरवाही की जाती है तो किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, तो उसमें भी जो है BNS के सेक्शन 290 में मैंने बताया कि उसमें भी प्रोविज़न है कि आप FIR दर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए, और इस तरीके की लापरवाही से जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने आक्रोश में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है या सारे स्टूडेंट मिल करके बेसमेंट में चलने वाली कोचिंग संस्थान के विरुद्ध अगर केस दर्ज कर दें तो भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह के मुकदमे ये लोग कैसे झेलेंगे, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देने का प्रावधान, उसको मुआवजा देने के लिए ये लोग कोचिंग संस्थान जो है वो कह रही है। हालांकि इन सब के पीछे सबसे बड़ा जड़ जो है वो है करप्शन, क्योंकि अगर क्या घटना घटित होने के बाद ही पता था कि घटना घटित हो जाएगी, उसके बाद हम आएंगे, मतलब कार्य करेंगे या उस जगह को हम सील करेंगे, उसके पहले भी कार्रवाई की जा सकती थी MCD के द्वारा, लेकिन नहीं की गई। आप जान रहे हैं इसके पीछे सबसे बड़ा जड़ जो है वो है करप्शन। खैर, हम लोग फिर इस पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।